हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपका 4 देखते हैं क्या है, देखो ध्यान से। करा द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाई वी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना। एक पार्टिकल है कि जो लीनियर फंक्शन फॉर द पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें, मान लो एक स्प्रिंग यहाँ पर है, यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया गया है, इसको हमने खींच के छोड़ दिया, तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन ऐसे कर रहा है। इसे बोलते हैं, यहाँ पर जब ये मोशन करेगा तो इसे बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, ये टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक, अच्छा, तो बोल रहा है कि यहाँ पर के क्या है, आपका फोर्स कांस्टेंट है। के की वैल्यू दी गई है कितनी बेटा जी, 0.5 न्यूटन है कि नहीं बेटा जी। तो ये भी चीज़ आपके सामने ध्यान देना। और ग्राफ किसके बीच में है बोलो जी, पोटेंशियल वर्सेस एक्स के बीच में। ऊपर क्या है पोटेंशियल, इधर आपका एक्स है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। सो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। आपको पता है कि पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो पक्का है कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम, तो पार्टिकल पक्का वहाँ से क्या करेगा, रिटर्न होगा, बैक होगा, फिर अपने मीन पे आएगा, फिर कंप्रेस होके जाएगा लेफ्ट साइड। फिर यहाँ जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग में, तभी क्या स्प्रिंग इसको कहाँ पुश करेगी, राइट साइड में। ऐसे इसका ऑसिलेशन होता रहेगा। तो ये इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम जो आपका चेंज होता है उसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसके बियॉन्ड पार्टिकल नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो पक्का है कि जब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल को वापस लौटना ही लौटना है। तो आप कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, हम लिख रहे हैं आप देखो ध्यान से, जो आपकी टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा जी। अब मुझे बताओ कि जब वो एक्सट्रीम पर पहुंचा, यहाँ पर ये एक्सट्रीम आपका यहाँ पहुंचा ना, पार्टिकल यहाँ पर, ये एक्सट्रीम पर पहुंचने के बाद यहाँ पार्टिकल रुकेगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना बेटा जी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तुम्हारी जीरो होगी, क्योंकि एक्सट्रीम पहुंचा है, रुक गया पार्टिकल। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है बोलो जी, सो दैट द पार्टिकल टोटल एनर्जी, मतलब यहाँ पर क्या है, काइनेटिक जीरो हो गई, पोटेंशियल क्या हो गई मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना दिया है, 1 जूल। यहाँ पर जो पार्टिकल की एनर्जी है कितनी है, 1 जूल है। ये पूरा का पूरा टोटल एनर्जी ग्राफ है। यहाँ भी 1 जूल होगा, तो यहाँ भी 1 जूल होगा, यहाँ भी 1 जूल होगा, है ना बेटा जी। क्योंकि टोटल एनर्जी तो हर पॉइंट पर आपकी क्या होगी, कंजर्व होगी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आपने कहा ठीक यहाँ पर है, तो जब आपकी टोटल, चाहे एक्सट्रीम की बात करो, टोटल एनर्जी अगर एक्सट्रीम की बात करते हैं, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, मान लो यहाँ पर पहुँचा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बोलो जी, वो 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या दी गई यहाँ पर, 1/2 के एक्स स्क्वायर दिया गया है। और पार्टिकल की टोटल एनर्जी बोलो कितनी है, एक्सट्रीम पर क्या हर पॉइंट पर सेम ही रहेगी टोटल एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक का और क्या है, पोटेंशियल का कन्वर्जन होगा। तो आप मुझे बताइए कि टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, 1 जूल है। 1/2 के कितना दिया है, 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी। ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 0.2 अपॉन क्या आएगा, 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा तुम्हारा 4। तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा ±2। यानी ये एक्स क्या है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है और मैक्सिमम कंप्रेशन है। मतलब आप इसके बियॉन्ड पार्टिकल जा नहीं सकता। तो पक्का है कि यहाँ पर चाहे क्या है, एक्स इज इक्वल टू +2 के बाद पार्टिकल को लौटना ही लौटना है, वापस होना है। यहाँ क्या है आपका, ये x इक्वल टू -2 है, इसके बाद पार्टिकल को वापस लौटना ही लौटना है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन है स्प्रिंग का, इसके बाद स्प्रिंग कंप्रेस होगी नहीं, तो यह वापस जाएगा। यानी कहने का मतलब आपने ये प्रूव किया कि हाँ भाई x इक्वल टू +2 से पार्टिकल वापस होगा,
और फिर x इक्वल टू क्या है -2 से वापस करेगा और क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आई। तो ये आपको निकालना था मेन ये कि भाई वो टर्न बैक कब होगा, प्लस और -2 मीटर पे। ठीक है बेटा जी। देखो बेटा यहाँ पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको देखो डायग्राम भी यहाँ दिया है, पहले आपको अलग अलग केस बना के बनाना पड़ेगा। आंसर द फॉलोइंग, द केसिंग ऑफ अ रॉकेट। केसिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक रॉकेट है, इस रॉकेट के ऊपर जो कवर लगा हुआ है, ठीक है ना, उसे बोलेंगे केसिंग। द केसिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू द फ्रिक्शन। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में रॉकेट फ्लाई करेगा तो आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर होगा, तो उससे क्या होता है, इस रॉकेट पे फ्रिक्शन काम करता है, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर केसिंग जो है बर्न हो जाती है ड्यू टू बर्न अप ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है। एंड हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर फॉर बर्निंग ऑब्टेन द रॉकेट और द एटमॉस्फियर। कह रहा है कि ये जो केसिंग यहाँ पर क्या है, बर्न होती है, इसके ऊपर कवर जो होता है बर्न हो जाता है, उसके लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि रॉकेट प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चे अक्सर क्या लिखते हैं कि फ्रिक्शन, उनको लगता है कि फ्रिक्शन है तभी तो यहाँ पर क्या है, जो कवर ऊपर वाला है वो जल रहा है, जो उसके साथ अटैच कवर है, केसिंग है। लेकिन होता क्या है कि जब ये रॉकेट चलना शुरू करता है ना, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन इस रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, एटमॉस्फेयर इधर नहीं होता, तो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती। लेकिन प्रॉब्लम है कि ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कौन सा, अपोजिंग फोर्स है, तो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी को वो कम कर रहा है। तो जो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी कम हुई है वो गई कहाँ, वो वास्तव में हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के इसके केसिंग को बर्न कर रही है। तो केसिंग को बर्न करने के लिए एनर्जी सप्लाई कौन करता है, एटमॉस्फेयर नहीं करता है, वो रॉकेट खुद करता है। क्योंकि रॉकेट की काइनेटिक, हाँ अलग बात है कि बिना फ्रिक्शन के रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता, रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होती, तो रॉकेट कहाँ से इसको एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है बर्न करने के लिए। लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और वो जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी रॉकेट के केसिंग को बर्न करने में हेल्प करती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि फॉर बर्निंग द केसिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द रॉकेट, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द रॉकेट। रॉकेट एनर्जी क्या करता है, उसको रिक्वायर करता है। ठीक है ना, द एनर्जी सप्लाइड बाय द रॉकेट। एक सेकेंड, इसको हमने चेंज कर देना सेंटेंस को। ठीक ठीक है बेटा। फॉर बर्निंग द केसिंग एनर्जी इज सप्लाइड बाय द रॉकेट। केसिंग को बर्न करने की हमें क्या है, जो है कि जो एनर्जी सप्लाई करता है वो कौन करता है, रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कमेट्स मूव अराउंड द सन इज हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कमेट्स वेलोसिटी in general at the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? पहली बात है कि अगर ये पूरा का पूरा ये जो कमेट है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है, तो आपको पता है कि एक कंप्लीट ऑर्बिट करने में इसका वर्क डन जीरो होगा। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मान लो ये सन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये कमेट यहाँ से चला और घूम करके यहीं पर आ गया तो इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हो गया, तो वर्क हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हुआ। तो आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स टू कंप्लीट द वन ऑर्बिट इज ऑलवेज जीरो। सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट, अगर मान ली इलिप्टिकल पाथ है, इसको पूरा कंप्लीट करने में कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, उसका वर्क आपका जीरो होगा। तो बेटा इस कमेट के अपोजिट, अगर मान लो यहाँ पर इसका ग्रेविटी कहाँ काम कर रही, इधर काम कर रही है, तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा के देख सकते हो कि कमेट अगर यहाँ है तो इसके अपोजिट जरूर एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, जहाँ पर जब भी कमेट आएगा, है ना, तो इस कमेट की स्पीड ऐसी होगी। ठीक है ना, और ये कमेट जो है यहाँ होगा। ठीक है ना, अब क्या होगा कि अब देखो ये कमेट
इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो पक्का है कि दोनों का यहाँ का जो वर्क डन होगा, यहाँ पर जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा वो नेगेटिव होगा, यहाँ पर जो वर्क डन होगा देखो बाय ग्रेविटी क्या होगा, देखो जी ऐसे, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन कैसा होगा तुम्हारा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी ये है और वेलोसिटी ये है, तो कितना एंगल बना, ये वाला एंगल बना जो कि 90 से बड़ा है, तो पक्का है यहाँ पर वर्क डन कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसके जस्ट अपोजिट अगर कमेंट आएगा तो उतना ही वर्क डन आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंगल कितना बना यहाँ पर बोलो जी, एक्यूट बना। तो वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये वेलोसिटी है, यानी इधर ही होगा आप डिस्प्लेसमेंट ना आपका अलॉन्ग द वेलोसिटी, तो पक्का यहाँ पर वर्क डन क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव होगा, जितना वर्क यहाँ होगा उतना ही वर्क यहाँ होगा, तो वर्क डन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हर एक पॉइंट पर जिस पॉइंट को लोगे उस पॉइंट के जस्ट अपोजिट एक दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पर वर्क डन दोनों केस में क्या, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, या यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन हर पॉइंट पे आपका कैंसिल होता जाएगा एक दूसरे से, ठीक है ना। वैसे भी आप कह सकते हो कि वर्क डन जो है वो कैसा है, वैसे भी आप यहाँ कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वास्तव में आपका है कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपका कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली कहाँ पर, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है कि ना, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसलिए अगर क्लोज्ड पाथ में होगा तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, इन अ क्लोज्ड पाथ ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव लिखा है मैंने, कंजर्वेटिव इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि क्लोज पाथ में इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है बेटा जी। अब इनका अगला देखो क्वेश्चन क्या था कि एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर लॉसेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली, ठीक है बेटा जी, ड्यू टू द डिसिपेशंस अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब ये एनर्जी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सेटेलाइट जब किसी भी प्लैनेट के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व कर रही है, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर देखिए आपकी अर्थ है, ये आपकी सेटेलाइट है, जब इसमें ये रिवॉल्व करेगी तो पक्का है कि वेलोसिटी कहाँ होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, तभी तो आपका ये मोशन आएगा ना, सर्कुलर मोशन आएगा। तो वेलोसिटी अगर इधर है तो अगर एटमॉस्फेयर है तो बॉडी इधर मूव करेगी, उसके अपोजिट क्या होगा तुम्हारा, रेजिस्टेंस होगा, तो पक्का है कि ये क्या है, जो ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ये वेलोसिटी को कम करेगा। वेलोसिटी के कम होने से क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है भाई, क्योंकि ये क्या करेगा, ये कमिट की काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन ये बोल रहा है क्या है कि लॉसेस इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू द डिसिपेशन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, ग्रेजुअली गिरेगी, हाउएवर स्मॉल, वाई देन डज इट स्पीड इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली एज इट कम क्लोजर टू द क्लोजर एंड क्लोजर टू द अर्थ। मतलब अगर ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के नज़दीक अगर आने शुरू करती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ जाती है, जबकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन जो है वो एनर्जी का लॉस करा रहा है। लेकिन जैसे ये सैटेलाइट क्या है इस अर्थ के क्लोज आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ने लगती है, ये क्वेश्चन उसने कहा। देखो ध्यान से, मान अभी दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है, वेलोसिटी इधर लग रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या इस सैटेलाइट कहाँ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा से अपनी पाथ को ऐसे चेंज करके ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे क्यों आया, इधर क्यों आया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कहाँ बड़ा जी, नीचे की तरफ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी लगातार कहाँ खींच रही है, इसको नीचे तरफ खींच रही है, थोड़ा सा अपने पाथ को इसने चेंज कर दिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ये घूमना शुरू करेगा, ऐसे घूमना शुरू करेगा, कैसे करते 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 अभी क्या है, ये अर्थ के क्लोजर ही क्लोजर आता जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है वो अर्थ के क्या है, क्लोज आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्यों बढ़ जाती है। आप मुझे बताओ, इसलिए क्योंकि यहाँ अब जब यहाँ पर कमिट था, आपका सेटेलाइट यहाँ पर थी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी इसकी, देखो ये देखो यहाँ पर, तो इसकी आपको पता है कि अर्थ के सरफेस जितना ऊपर जाओगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पता आपको है। अब ये जो है सेटेलाइट यहाँ पर थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए यह इस हाइट से निकाली जाएगी। अब अगर सेटेलाइट मान लो यहाँ आ गई, सेटेलाइट मान लो यहाँ आ गई, ये अर्थ के क्लोज आई कि नहीं आई,
मुझे बताओ, अगर देखो ये देखो पाथ, ये जो यहाँ पर अब सेटेलाइट अगर यहाँ पर आई तो बताइए अर्थ के नज़दीक आई कि नहीं आई। और जब ये नज़दीक अर्थ के नज़दीक आएगी सेटेलाइट, ये सेटेलाइट क्या जब अर्थ की क्या आएगी, नज़दीक आएगी, तो इस सेटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो जैसे ये सेटेलाइट अर्थ के नज़दीक आएगी, उसकी हाइट अर्थ से कम होगी, तो सेटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होने से क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो जैसे सेटेलाइट क्या है अर्थ के क्लोजर टू क्लोजर आती रहेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। अब पोटेंशियल कम होगी तो काइनेटिक पक्का है, बढ़ेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इसलिए जो है सेटेलाइट जब अर्थ के नज़दीक आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है ना। अब बेटा जो अगला लास्ट आपका है कि इन फिगर 5.13, ये आपका 5.13 है। द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन इन हिज हैंड। एक मैन है 15 kg के मास को ऊपर उठा करके वो लेके आगे बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि इन फिगर 5.13 ही वॉक्स द सेम डिस्टेंस पुलिंग द रोप बिहाइंड हिम। द रोप गोज over a pulley and mass 15 kg hangs and its other end, in which case is the work done is greater। सिंपल सी बात है बेटा। इस केस में क्या है, इस केस में इस मैन ने इस ब्लॉक पर फोर्स कहाँ लगाया है, ये हाथ से इसको ऊपर उठाया है ना, इसको जब कैरी करेगा तो फोर्स का mg कहाँ लगेगा, इसका ब्लॉक का नीचे लगेगा, और ये हाथ से फोर्स इस पर कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ। मैन ने फोर्स लगाया इसको ऊपर की तरफ, इसको होल्ड करने के लिए। बोल बच्चा जी। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड में। अब इस केस में वर्क कितना होगा, इस केस में अगर वर्क निकालना होगा आपको तो कहोगे सर एफ एस कॉस 90 होगा, और आपका 0 आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वर्क विल बी 0। इस केस में तो वर्क 0 होगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक पुली है, ब्लॉक खींचा है। जब इसने खींचना शुरू किया तो फोर्स ने ऐसे लगाया, जब इसने फोर्स लगाया इस तरीके से, तो यहाँ पर टेंशन कैसा काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा टेंशन। यही तो एफ तो ये है, यही एफ होगा ना। ये अपने इस बंदे ने फोर्स लगाया, कितना एफ फोर्स लगाया ना स्ट्रिंग से, तो उसमें टेंशन डेवलप होगा कितना, टी इक्वल टू एफ होगा। अब ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ भी कहाँ लगा, ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन क्या होगा, टी इंटू एफ होगा ना, यानी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। एफ कितना आपका टी के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि एफ इंटू क्या होगा, वेक्टर में आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और यहाँ पर आपको एफ और डी की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव मिलेगी। ये पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, जिधर फोर्स लगा है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगा, तो पक्का है कि यहाँ पर वर्क आपका पॉजिटिव होगा। तो इस केस में वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको मान लो ये W1 है, ये आपका W2 है, तो W2 इज ग्रेटर देन क्या है, W1 होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात थी, डायरेक्शन को देख करके वर्क को एनालाइज करना था। ठीक है बेटा जी। अब बेटा यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। When conservative force does the positive work on a body, the potential energy of a body increases, decreases, remains unaltered। आपको पता है कि जब किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स के अलॉन्ग ही मूव कर रही है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ए का, मान लो ये एक स्प्रिंग आपकी है ना। अब इस स्प्रिंग को आपने क्या किया, फोर्स लगा के स्ट्रेच किया, तो ये देखो ये स्प्रिंग आपकी स्ट्रेच हो गई ऐसे, और ये ब्लॉक यहाँ आ गया। मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ से कहाँ बेटा जी, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट साइड में। और स्प्रिंग फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, तो स्प्रिंग ने इस स्प्रिंग ने फोर्स कहाँ लगाया, इसको लेफ्ट साइड में। ये है तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बेटा जी। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। अब इस केस में क्या हो रहा है बेटा जी, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ, राइट साइड में, फोर्स कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ है, यहाँ अपोजिट है ना, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर स्ट्रेचनेस बढ़ेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स बढ़ेगा, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना बेटा जी। जब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो, राइट साइड में, और कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो उस समय जो है कि कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन अपोजिट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है।
दूसरे केस में देख लो, अगर मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी को ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, डाउन डायरेक्शन में खींच रही है, mg लगाकर बोल बच्चा जी, ये आपकी अर्थ है। जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे की तरफ है। अब बताओ बॉडी जब नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी। कहोगे सर हाइट तो कम हो रही है, हाइट के कम होने से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स की यहाँ हो रहा है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन इस केस में क्या है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है, और इस केस में क्या है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव है। जब कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन ए बॉडी देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, क्या करेगी वो, डिक्रीज करेगी, क्योंकि उसी के अलॉन्ग बॉडी आगे मूव करती रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। इस केस में हो रही है इंक्रीमेंट हो रहा है, इस केस में डिक्रीमेंट हो रहा है। मैंने दोनों को आपको एक्सप्लेन कर दिया। कह रहा है कि देखो कोई दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। पहली बात यह है कि जब बेटा जी फ्रिक्शन की बात जब हम करते हैं, हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो इस फ्रिक्शन के केस में जब फ्रिक्शनल फोर्स का काम करता है तो पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र ही नहीं करते हैं, सिर्फ क्या आती है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस में लॉस कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी में। जो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या कर सकता है बोलोगी, ये क्या करेगा, हमेशा क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप कह सकते हो ये काइनेटिक एनर्जी में ही लॉस करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को पहचानता नहीं फ्रिक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में आती है और किसी दूसरे केस में नहीं आती है। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र ही नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सी, ये बी पार्ट हो गया तुम्हारा। देखो सी पार्ट क्या है, ध्यान देना इस पर, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल ऑफ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स या सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। ये सिंपल सी बात है कि ये जो आपका इंटरनल फोर्स होता है, ये इंटरनल फोर्स जो है बॉडी के टोटल मोमेंटम को नहीं चेंज कर सकता है। सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो आप न्यूटन ने भी बोला था यही बात सेकेंड लॉ में। तो आप कह सकते हो कि एफ जो एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम, पी टोटल। ठीक है बेटा जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज चेंज इन टोटल, आप कह सकते हो सर ये ऑप्शन आपका सही होगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, टोटल मोमेंटम को चेंज कर सकता है, इंटरनल फोर्स कभी उसको चेंज नहीं कर सकता है। देखो इस केस में क्या है, कैसा कोलिजन बेटा जी, कोलिजन आपका कैसा है, इनइलास्टिक है। ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर कोलिजन आपका इनइलास्टिक है, डू बॉडी, तो विच द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन। ये बोल रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, टोटल लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है और टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। पहली बात, अगर सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है, मतलब पूरे होल सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है और कैसा कोलिजन हो रहा है, इनइलास्टिक, तो पक्का है कि आपकी जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होगी। ठीक है बेटा जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज होना तय है। लेकिन पूछ रहा कि वी डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन, ये तो चेंज होगा। ये क्या होगा, ये आपका चेंज होगा। मैंने बताया है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ लिखोगे नो चेंज। और साथ में क्योंकि एफ एक्सटर्नल आपका 0 है तो पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो भी चेंज नहीं होगी, नो चेंज। सिर्फ क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बेटा जी। देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन का, सॉरी इलास्टिक कोलिजन है आपका, इलास्टिक कोलिजन
ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। अब बेटा इसमें क्या है, मान लो एक बॉडी ये है, इसकी स्पीड मान लो u1 है, और दूसरी बॉडी ये है, इसकी स्पीड क्या आपकी u2 है। ये जब आपस में कोलाइड करेंगे तो इनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। एक आपका हो जाएगा, इसका स्पीड हो जाएगा v1, और आफ्टर कोलिजन दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी v2। अब मुझे बताओ दूसरे की स्पीड क्या होगी तुम्हारी v2। तो अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई, नहीं चेंज हुई, पक्का हुई। तो इसकी यहाँ पर पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी 1/2 mu1², यहाँ पर कितनी होगी 1/2 mv1²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो, अच्छा इसका मोमेंटम क्या था यहाँ पर m1u1, यहाँ पर m1v1 हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी कंजर्व नहीं है। अलग अलग बॉडी का मोमेंटम, देखो टोटल मोमेंटम तो अगर इलास्टिक है तो कंजर्व है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है कंजर्व है। लेकिन अगर एक एक बॉडी की बात करें, क्योंकि बॉडी क्या है अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है दूसरे बॉडी को, तो वेलोसिटी भी उसकी बदलेगी और साथ में एनर्जी भी बदलेगी। इसलिए आपका ये जो टोटल मोमेंटम एंड आपकी जो सिंपल मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी वो कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी के मोमेंटम और दोनों बॉडी की एनर्जी जो अलग अलग वो डिफरेंट होगी बिफोर कोलिजन से। ठीक है बेटा जी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये भी फॉल्स आपका स्टेटमेंट था। ठीक है ना, कि बोल रहा है कि मोमेंटम एंड एनर्जी ईच बॉडी कंजर्व, जो कंजर्व नहीं होता है ईच बॉडी। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व नो मैटर इंटरनल फोर्स से तो आपकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर लग गया, कौन सा फोर्स लग गया, एक्सटर्नल फोर्स अगर लग गया तो वो सिस्टम के टोटल एनर्जी को बढ़ा घटा सकता है। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब अगला देखो क्या बोला है कि वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। नहीं, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, अगर हम किसकी बात करें, सी की बात करें, लिखोगे ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज जीरो इन ए क्लोज्ड पाथ। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अगर आपने बोला कि यहाँ पर बोल दिया आपने कि एवरी फोर्स बोल दिया आपने, इसका मतलब क्या है, आप गलत स्टेटमेंट की बात कर रहे हो कि सारे फोर्सेस की वजह से क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होता है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। करा कि इन इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन है बेटा जी, ये इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ना बेटा जी, बॉडी की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, इस बात को याद रखना ना, कि क्योंकि जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम ही आती है। जबकि इन्होंने इसका उल्टा बोल दिया है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा क्या है कि आपने देखा कि अगर कोलिजन कैसा है, इन इलास्टिक है, तो क्या होता है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पर कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है फाइनल वो लेस देन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है ना, क्योंकि जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है।
ठीक है ना। लेकिन इन्होंने एक वर्ड डाल दिया यहाँ पर ऑलवेज, ये दिक्कत करेगा कि हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक कोई बॉडी है ना, और ये बॉडी जो है यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, जाकर के किसी दूसरी बॉडी से कोलाइड करी। मान लो यहाँ कोई बॉडी है, ये मान लो रेस्ट में है, ठीक है ना। ये यू से इसमें कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद क्योंकि कैसा कोलिजन आपका है, इन इलास्टिक है, तो दोनों बॉडी आपस में मान लो स्टक हो गई ऐसे, बोल बच्चा जी, और ये मूव करने लगी ऐसे किसी वेलोसिटी से, आपकी वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mu², है ना। और यहाँ पर क्या होगी 1/2, दोनों का मास हमने अगर मान लो सेम ले लिया, है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर निकालेंगे इनिशियल काइनेटिक, यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो तो निकल जाएगा। अच्छा, मान लो कि और ये वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर कितनी होगी बोलो काइनेटिक एनर्जी, अगर निकाला जाए तो 1/2 mu²। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी होगी 1/2, और कितना मास है यहाँ पर m प्लस m, कितना होगा 2m, तो 2m × v²। तो पक्का है कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस वाली काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर टक्कर में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या कहा कि मान लो ये कि यहाँ बंदा है, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ कोई बंदा, अगर एक बंदा है वो अलग फ्रेम में मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है जी, वो अलग फ्रेम में मूव कर रहा है। मान लो एक ट्रॉली यहाँ पर है, इस ट्रॉली में एक बंदा यहाँ पर खड़ा ऐसे है, ये सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है, और इसकी अपनी स्पीड बोलो क्या है, यू अपनी इसकी स्पीड है। अब ये सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है। अब इसने पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व किया, जब इसने देखा कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी पूरे सिस्टम की, वो तो 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये भी यू से मूव कर रहा है, और मास भी आपका सिंपल यू से मूव कर रहा है, ये तो रेस्ट में है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या, इनिशियल क्या हो गई तुम्हारी 0 हो गई, ठीक है ना। अब जब ये इसको देखना शुरू किया, तो यहाँ पर क्या देखेगा ये कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो ये देखेगा ये वाला बंदा, वो कहेगा 1/2 m, कितना लेगा वो 2m के बराबर लेगा। और v कितना लेगा, क्या ये v लेगा, नहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इस वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी को माइनस करके देखेगा ना, रिलेटिव कंसेप्ट आ गया। तो ये कहेगा सर यहाँ पर आ गया v - u का होल स्क्वायर। इसके हिसाब से इस पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी होगी वो v - u होगी। अब देखो इस केस में क्या देख रहे हो आप लोग, इस केस में आप देख रहे हो कि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ न कुछ मिलेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव, तो कुछ न कुछ मिलेगी। इनिशियल क्या हो गई, 0 हो गई, तो इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इनिशियल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आप देख सकते हो कि बिल्कुल इसका उल्टा आया। नॉर्मल ग्राउंड वाले फ्रेम के लिए तो ये तो सही है, लेकिन अगर आपने फ्रेम चेंज करके देखा तो आपको ये रिजल्ट मिल सकता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ये इस फ्रेम से आप देख सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ जो लिखा है इन्होंने ऑलवेज, ये सही नहीं लिखा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस फ्रेम के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इनिशियल क्या हो गई है, वो कम हो गई है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, क्योंकि ऑलवेज नहीं हो सकता ऐसा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए।